टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ असफ़र रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हमारे शहर कराची में एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है बोल्टन मार्केट में। 12 लोग ज़ख्मी हो गए हैं और वो 12 ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हैं ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये मैं सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ रोज़ाना। अभी थोड़े ही दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक ब्लास्ट हुआ था, एक और ब्लास्ट हुआ, कल फिर एक ब्लास्ट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत चल रही है, क्या हो रहा है आजकल हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, समझ नहीं आता। हमारी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, ये जो हमारी हुकूमत है, ये क्या हमेशा इसी तरह लड़ती रहेगी? ये जो 4-5 ख़ानदान हमें रूल करते हैं, ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे और इसी तरह हम लोग पपेट्स की तरह, पुतलों की तरह, एक कार्टून्स की तरह इनके आगे नाचते रहेंगे? ऐसा कब तक होगा? मैं जब ये सोचता हूँ तो बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। ये हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, क्या ये सोचा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने? क्या इसलिए फातिमा जिन्ना ने ये इतनी सारी कुर्बानियाँ दी थी? क्या इस वजह से हमारे इतने आर्मी के जवान अपनी जानें गंवा बैठते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे जो खौफ व हिरास में मुब्तला रहेगी। कितने ज़्यादा टेंशन में हम लोग रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था इतने सारे लोग स्कूटर्स पे, बाइक्स पे दफ्तर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप लोग सब अपने कामों पे जाएंगे, मेरी सारी टीम आज यहाँ पर आई हुई है, लेकिन इनकी ज़िंदगियों की क्या गारंटी है? क्या पता 10 मिनट के लिए कहीं किसी ढाबे पे चाय पीने के लिए जाएँ, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। ये बॉम्ब ब्लास्ट कौन करवा रहा है? क्या इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? क्या इन्हें पता नहीं है कि कल को अल्लाह को मुँह दिखाना है? क्या हासिल कर लेंगे? जितनी भी दौलत हो आप उससे क्या हासिल कर लेंगे? जितना भी पावर उससे क्या हासिल हो जाता है? बस मैं यही सोचता रहता हूँ हमेशा से कि ये सोचें कि जो लोग आज ज़ख्मियों में बैठे हुए हैं वो सिर्फ 12 लोग नहीं, वो 12 ख़ानदान हैं। उन 12 ख़ानदानों से कितनी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी होंगी, उन 12 ज़िंदगियों से कितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे जो सारी ज़िंदगी के लिए, सारी उम्र के लिए उनमें एक खौफ बैठ जाएगा, एक बददिली बैठ जाएगी। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमारा मुल्क है, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी रोज़मर्रा की नमाज में, इबादतों में आप लोग अपने लिए तो यकीनन दुआ करते होंगे कि हमारी रोज़ी में बरकत हो, हमारे बच्चे सही रहें। प्लीज़ इस मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए, यही तो आपका घर है। इसी की वजह से तो आप, इसी की वजह से तो हम, इसी की वजह से तो ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो प्लीज़ ये मेरी आप सबसे एक गुजारिश है बड़ी दिल से कि अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हम लोग कुछ भी कर लें, ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ कुछ भी कर लें, हमारे हुक्मरान कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला के हाथ में जो पावर है वो तो किसी के भी नहीं है। और जब ये बात कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और कभी तो वो लाठी पड़ेगी इन लोगों को जो हमारी ज़िंदगी से इस तरह खेलते हैं। हमें एक मजाक बना के रखा हुआ है। इंटरनेशनली लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि किस तरह का मुल्क है। एकदम से हुकूमत आती है, 5 साल भी नहीं पूरी करती, चले जाती है। कभी हम फेवर में होते हैं, कभी नहीं होते। और हम कब तक इन्हीं 4 लोगों में इस तरह खेलते रहेंगे? आज उसको वोट दे दिया, कल उसको वोट दे दिया, मुल्क कहीं नहीं जाता और हम लोग एक मजाक बन के रह गए हैं। कोई गारंटी है आपको? कोई गारंटी है कि आज आप जब आप काम पे जाएंगे तो आप काम पे सही सलामत पहुंच पाएंगे? मेरे आप जितने भी लोग आए हुए हैं, आपको कोई गारंटी है कि आप लोग घर जा सकते हैं? ये सिर्फ हम अल्लाह तवक्कल पे चलते हैं। हमें अल्लाह ताला पे इतना इत्मीनान है, हमारा इतना ईमान मजबूत है कि हम ये सोच के काम पे निकलते हैं रिज़्क़ हलाल कमाने। और ये जो लोग हैं, जो शरपसंद अनासर हैं हमारे मुल्क के में जो आ गए हैं, ये हमारे साथ इसी तरह खेलते रहते हैं। एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि आज आप सब लोग जैसे हम रेक पे जाएं, एक दुआ कीजिए अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और इस तरह की जितने भी शरपसंद अनासर हैं, जो भी टेररिज्म चलता है, जो भी इस तरह की गंद हमारे मुल्क में फैला रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ से, हमारी ज़हनी सुकून से खेल रहे हैं, अल्लाह मियाँ इन सबको गारत करे, नेस्त व नाबूद करे। हमारे पाकिस्तान को हमेशा
इसी तरह सलामत रखे। आज का बड़ा अच्छा शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया हुआ है ख़वातीन और हज़रात। टूटे हुए दिल के साथ आज का शो करेंगे। ऑफ कोर्स जब हमारे बहन भाई इस तरह अस्पतालों में पड़े होंगे, मुल्क में इस तरह की हालात एकदम से चल रहे होंगे, इट्स अ थर्ड ब्लास्ट इन द सिटी, कोई आम बात नहीं है। इससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, बिला वजह ढाबों पे, चाय पीने की जगहों पे, बाज़ारों में इस तरह मत जाइए। अपना ख्याल रखिए, बहुत कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात आती है वो सिर्फ अपना नहीं होता। अगर आप महफूज रहेंगे तो आपके घर वाले महफूज रहेंगे, और वो तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जानी नहीं होता। ऑफ कोर्स आप में से कितने सारे इस तरह के लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उनकी कफ़ालत करते होंगे, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो उनको आपके बच्चों को फिर कौन देखेगा। तो अपना तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल खुद रखिए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, ये मेरी दिली दुआ है आप सब से। ख़वातीन और हज़रात, आज का बड़ा अच्छा शो लाइनअप किया है आपको। आज हम आपकी मुलाकात करेंगे हमारी दो दोस्तें हैं उनसे, जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग का बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। ब्लॉक प्रिंट कैसे होता है, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ब्लॉक प्रिंट्स को पसंद करती हैं, ब्लॉक प्रिंट्स पहनती हैं। उनसे मुलाकात होगी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे हमारे साथ, जो कि आज बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई चोट लग जाती है या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे जो आप फिज़ियोथेरेपी के थ्रू या अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे कर सकते हैं, फिज़ियोथेरेपी से आप अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ हमारे साथ होंगे मंसूर अकरम, एक बहुत शानदार पाकिस्तान के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं। वो आज बताएंगे कि आपकी किस हाइट पे, आपके किस कलर पे, किस तरह के कपड़ों के रंग जचते हैं, कौन सा कट जचता है, आप किस तरह के कपड़े पहन के अच्छे लग सकते हैं। तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मंसूर से आपकी मुलाकात कराएंगे। और ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। प्लीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे और यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के साथ हम हमेशा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और हमारा मुल्क हमेशा कायम रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज का दिन फिर हम एक एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ शुरू करते हैं कि हमारी आज से ज़िंदगी बेहतर होगी। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग को पसंद करती हैं, ब्लॉक प्रिंट के कपड़े पहनती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े जो आप लोग पहनते हैं वो किस तरह बनते हैं और वो बिज़नेस कौन चलाता है। एक हमारे पास वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग डुओ विद अस। तो बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बहुत शानदार बिज़नेस करती हैं ब्लॉक प्रिंटिंग का। हमारे साथ मौजूद हैं सारा और गाजिया। अस्सलाम वालेकुम सारा। सारा गाजिया, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है जी? क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार ये कपड़े हैं। मुझे तो सिर्फ आप दोनों से एक शिकवा है, क्यों मर्द हजरात की शर्टों में भी तो आप कर सकते हैं। आपको पता है मेरे जो मियाँ है ना, वो पिछले 1 साल से मुझे कह रहे हैं मुझे एक शर्ट बना के दो। तो अब इस दफ़ा इंशाल्लाह बड़ी ईद के लिए हमारा इरादा है कि हम बंदों के भी ना कुछ डिजाइन्स करें। प्लीज करें और फिर हम आपको जरूर भेजेंगे। आपको पता है मैं पड़ोसी मुल्क गया तकरीबन कोई 4-5 साल पहले, जब हमारे वीजे खुले हुए थे, तो वहाँ पर तो ब्लॉक प्रिंटिंग के कुर्ते इतने मशहूर हैं लड़कों के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने ज़्यादा, एक तो पता है एक शॉर्ट लेंथ के भी कुर्ते अगर हो तो यू नो यू कैन वेयर विद जींस, बटन डाउन शर्ट्स इतनी अच्छी लगती है। मेरा बेटा, बिकॉज हमारे बॉयज जो है ना वो इस तरह 15, 16, 18 साल के, तो उनको भी होता है कि हमें बटन डाउन शर्ट्स दें बनाकर, बड़ी कूल लगती है। तो अब हमारा इरादा है अब, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह, अब हमारा भी जरा हाथ, हमारा जरा रवानी हो गई है हमें काम की भी, तो फिर पकड़ इसका मतलब बिल्कुल सही वक्त पे गाजिया और सारा को हमने बुलाया। मेरी तो वार्डरोब सॉर्टेड है अब आने वाले शोज के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हमें कोविड से हमने स्टार्ट किया था। 1 साल हो गया। 1 साल से? जबरदस्त। और इतनी फिनेस, मतलब अपने लिए पहले बनाते रहते थे क्या आप लोग? हम अपने लिए बनाते थे, फ्रेंड्स के लिए बनाते थे, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोविड में एक तो लॉकडाउन्स थे और हम दोनों तालीम के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ ना कुछ काम ऊपर नीचे होता रहता था। फिर हमने कहा कि चलो इसमें ही काम करते हैं। फिर हमारे वकास के साथ हमारी हुई डीलिंग, इनके साथ काम पहले थोड़ा बहुत होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने फिर किया। देखिए गाजिया, मुझे आप एक बात बताइए, जब ब्लॉक प्रिंटिंग की बात आती है, देखिए एक तो हमेशा ही मैं डिज़ाइनर से एक चीज़ पूछता हूँ, देखिए एक तो वो चीज़ होती है जो आपको सही लगता है कि ये सही है, मुझे एक करना चाहिए, फिर एक डिमांड भी होती है
कि यू नो ऑडियंस जो चीज़ मांगती है उसका काफ़ी दफ़ा डिज़ाइनर्स में क्लैश होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड दैट्स व्हाट द डिमांड इज। एग्री करती हूँ। हमारा ये है कि हम वो चीज़ बनाते हैं जो हम खुद पहनते हैं, जो खुद पहनते हैं, ठीक है। जिस तरह मटेरियल पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम ज़रा से फिनिकी हैं अच्छा, खुद कि चीज़ बहुत महंगी भी ना हो, Okay. लेकिन मटेरियल प्योर हो। कराची का मौसम इतनी हब्स होती है यहाँ पे, तो ब्रीदेबल फैब्रिक हो, तो इन चीज़ों पे हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। और एज एजुकेशन से ताल्लुक़ है तो इतने सारे फ्रेंड्स हमारे फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। एंड ऑल्सो यू नो बिकॉज वी वांट कि हर रोज़ के जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, उसके लिए द लॉन प्रिंट्स वगैरह वो सब एक जैसे होते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मुख्तलिफ हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा, प्लीज़ मुझे कोई इस पे जज ना करे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी हाई टी पे जाते हैं तो 3-4 खवातीन एक ही लॉन के कपड़े पहने, तो वो लगता है कि प्रॉब्लम वो किसी टीम का हिस्सा है, और यू नो सब यूनिफॉर्म दैट दे आर वेयरिंग, एकदम से ये भी कभी कभी लग रहा होता है। बस उसको हमने कहा थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, सारा एक जो पीस होता है ये क्या एक ही पीस होता है या इस तरह के आप ये प्रोडक्शन वाइज कितने होते हैं? सो असफर हम लोग ट्राई ये करते हैं कि जैसे एक पीस यूनिक हो, लेकिन जैसे किसी को पसंद आ गया तो हम उसको दोबारा बना लेंगे, बट वो हम लोग मैस प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है। सो जिससे लोगों को थोड़ा सा इस वक्त शिकवा है कि हम लोगों को करना चाहिए ज़्यादा, बट ऑब्वियसली वी वांट इट टू बी डिफरेंट, ताकि फ़र्क हो थोड़ा। ऑल राइट। अच्छा, डू यू गाइस टेक ऑर्डर्स आल्सो? हम ऑर्डर बेस ही करते हैं, ऑर्डर बेस, बिकॉज हमारा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज है, तो हमारी कोशिश होती है सैम्पल्स, इसमें ये 90% हमारे जो अपने हमने बनाए हैं लोगों के लिए वो सैम्पल्स होते हैं या अपने लिए इवन द बनाते क्लोथ्स हैं। जो अभी हमने पहने हुए हैं ये भी हमारे अपने हैं, दिस इज आल्सो ब्लॉक प्रिंटेड। तो बस हमें होता है, फिर वो हम उसकी जो पिक्चर लगाते हैं तो फिर हमें ऑर्डर्स आते हैं। एंड यस, लोग कहते हैं कि अगर आप समझे फॉर इंस्टेंस ये डिज़ाइन है, ये आप एक फ़र्क कलर स्कीम पे कर और ये दें। कितना अच्छा डिजाइन है, इट्स रियली नाइस। अब ये ब्लॉक्स हमने खुद बनवाए हैं, हमारा बंदा झंग में होता है, तो हम उससे ना ब्लॉक्स भी बनवा लेते हैं जो हमें कोई बहुत यूनिक लगे। जिस तरह ये ट्यूलिप्स हमें नहीं मिल रहे थे कहीं, तो हमने बनवा लिए। तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखा है गाजिया, जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग में लोग होते हैं, वो जिस तरह जो मूर्तियाँ नहीं होती उसके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ करते हैं इंटरनेशनली। हमारे पास हैं, लेकिन हमारा जो क्लाइंटेल है ना वो बहुत, वो कहते हैं जरा एनिमल्स भी, हमारे पास एनिमल्स भी हैं। अच्छा। हमारे पास हाथी भी हैं, हमारे पास मोर भी हैं। अच्छा। लेकिन उनको होता है कि हमें मूर्तियाँ या ये नहीं चेहरे ना चाहिए। हो। हाँ, क्योंकि नमाज का Of course, of लोगों का course. बहुत 100%. I completely बहुत agree. बहुत होता है। 100%. तो इस चक्कर में हम कोशिश करते हैं कि जो कहता है हमें हम जरूर बनाते हैं। देते हैं। अच्छा, मेरे लिए तो प्लीज़ आपने ब्लैक और सिल्वर का कुर्ता बनाना। जी डन, जरूर जरूर है जी, जरूर। हाँ। मेरे ऑर्डर्स आपको पता है हमेशा रेडी होते हैं। मुझे एक बात बताए, सारा चैलेंजेस क्या फेस किए व्हेन यू स्टार्टेड आउट दिस बिजनेस? एक तो देखिए एजुकेशन से ताल्लुक है, और जब आप ऑलरेडी एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो लोग कहते हैं अरे क्या कर रही हो तुम, अच्छा भला तो कर रही हो, क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली। सो बेसिकली पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ, दुकानें बंद थी, और हम लोगों को क्योंकि कपड़ों का शौक है तो हम लोग बाजार जाते थे, एंड हम लोग ने देखा कि लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है। सो यू नो, तो एक आइडिया ये भी था कि हम कुछ करें जिससे इन लोगों की हेल्प हो जाए, सोल्यूशन निकले। तो फिर चैलेंजेस ये थे, उन दिनों में कभी हमें ये पता नहीं, बाजार बंद हो जाता था, यू नो, लॉकडाउन। सो उस वक्त उस वक्त पता चला कि आप इंस्टाग्राम से या ऑनलाइन जो बाकी दुनिया कर रही है, अब दिस इज़ द फ्यूचर। अब तो कोविड भी ख़त्म अगर हो जाएगा, लेकिन लोग यही करते रहेंगे। यू नो, आप घर से बैठ के, अब जैसे वकास हैं, इनके साथ हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं, तो आप कहीं और भी मैं चली जाऊं जैसे, तो हम लोग काम कर सकते हैं इस तरह से। और औरतों के लिए, सब लोगों के लिए, यू नो, एक अपॉर्चुनिटी है कि अब ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, बहाना कि हमें काम नहीं है। आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना हो। मेरे ख्याल से आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सिर्फ एक मुझे लगता है कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। और हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी ऑडियंस को कि यू नीड टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। आपको लाइक माइंडेड, हम ख्याल लोग, और वो पॉजिटिव लोग ज़िंदगी में चाहिए जो आपकी ज़रा सी भी, जो एक छोटा सा भी ख्वाब है ना, उसको एक पुश दें ताकि वो एक बहुत बड़ा आइडिया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सके। ख़वातीन रोज़ा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त ऑनलाइन कंपनी है द ब्लॉक प्रिंट सागा, उसको फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ सारा और गाजिया मौजूद है फ्रॉम द ब्लॉक प्रिंट सागा। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि क्रिएटिवली हम कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी होता है वो होता है कारीगर। कारीगर का जो माफिया होता है उससे आप पंगा नहीं ले सकते। सो हमारे साथ वकास यहाँ मौजूद है। सारे को वकास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत से? वकास कब से कर रहे हैं आप ये? हमारा जो ब्लॉक प्रिंटिंग का सेटअप है बेसिकली अराउंड 30 ईयर्स पुराना है। मेरे फादर ने ये काम शुरू करा था। nice. अब मेरे फादर ने काफ़ी टाइम को करा है, इसके बाद मेरे बड़े भाई ने, और तकरीबन मुझे इस फील्ड में अराउंड 15 ईयर्स हो गए। 15 इयर्स हो गए। वेरी नाइस। और काफ़ी मेरे, अच्छा मुझे बताना कैसे करते हैं आप? हाउ डू यू डू इट? जी, सबसे पहले तो हमें ये वुडन ब्लॉक चाहिए होता है। अच्छा, और ये कार्व होके बनाना? ये लकड़ी से कार्व होता है। ये भी स्पेशल लकड़ी से, जो शीशम की लकड़ी होती है उससे कार्व होता है। अच्छा। क्योंकि और कोई नॉर्मल लकड़ी ली जाए तो वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा ब्लॉक प्रिंटिंग को। वेरी नाइस। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, इसको आपने बनवा लिया, फिर उसके बाद हम इसके लिए हमें चाहिए होता है कलर्स। जैसे कि ये एक आउटलाइन का कलर है, एक फिलिंग का कलर है, जिसमें ये डिप होता है सबसे पहले। ठीक है। जैसे ये मैंने वुडन ब्लॉक लिया है, इसको मैं इस तरीके से कलर में डिप करूँगा। नॉट टू मच, क्योंकि ज़्यादा करने से इसके फिगर्स भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद फिर बंदा इसको प्रिंट कर सकता है। ये देखिए, अभी इसको मैं लूँगा और इसका लगाने का प्रोसेस ये है, ये मैंने डिप करा है। देन आई हैव टू पुश इट लाइक दिस। तो ये पुश करने से इस पे ये प्रिंट आ जाता है। ये बेसिकली प्रोसीजर है इसका। ओके ओके। और फिर उसका क्या काम है जो दूसरी? अब ये जो है बेसिकली आप देखें ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ब्लॉक्स। ये जो है इसका बेस है, इसका फिलर है। अभी इसके अंदर फिल होगा। ओके। अब जैसे ये दूसरा कलर है, मैं इसको डिप करूँगा सिल्वर कलर को इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत ही बारीकी से इसके फिगर पे फिगर को बिठाऊंगा। ये देखिए, ये इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हुआ है। तो एक आउटलाइन है और एक फिलिंग है। इसका क्लोजअप बनाइए। ये देखें, वाह 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 वाह। मतलब ये पहले व्हाइट था और आपने फिर इसके ऊपर ये सिल्वर लगा दिया? जी, पहले मैंने इसकी आउटलाइन लगाई है, फिर उसके अंदर इसकी फिलिंग लगाई है। और इसको सूखने का कितना वक्त चाहिए होता है? सूखने के लिए अराउंड इसको 1 आवर तो चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे ना तो ये जगह जगह पेंट लग जाएगा इसका। तो काफ़ी प्रिसाइज इसका तरीका होता है प्रिंट करने का और सुखाने का। एक्सीलेंट। मुझे एक बात बताएं, एक चीज़, आप दोनों ख़वातीन हैं और आई एम श्योर ये सवाल आप दोनों ने यकीनन दुकानदारों से किया होगा, जो कि मैं आपसे करने वाला हूँ। रंग तो पक्के हैं ना? नहीं, ये अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो मैंने कपड़ा उठाया था, हम श्रिंक करते हैं, हम अपना हर कपड़ा श्रिंक करते हैं। अच्छा, श्रिंक करते हैं। श्रिंक किया, इसका बहुत रंग ब्लीड किया। अच्छा। बट हमारे पास एक डायर है जो केमिकल ट्रीटमेंट करता है। ठीक है। उससे वो रंग पक्का करता है। ऑलराइट। तो फिर हमारा ये एक होता है कि हम उसके पास फिर भेजते हैं। कोशिश हमारी है कि हम पक्के रंग उठाएं, लेकिन अब विद एक्सपीरियंस हमें आइडिया हो गया किसका रंग ज़्यादा ब्लीड करता है। अच्छा। तो फिर हम उसको केमिकल ट्रीट करवा बट बेसिकली बिकॉज हम लोग यही वो जो बात कर रहे थे ना कि जैसे कपड़े हम खुद पहने, तो हम वो कोशिश करते हैं कि किसी को भी पेन ना हो। बिल्कुल सही। तो एक चीज़ जो हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस इज़ वेरी पर्सनल। बहुत लाइक लोगों को वो पसंद है कि हम वी मेक श्योर कि लोगों को पसंद आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे घर पहुंचा कर आते हैं बेसिकली हर चीज़ को। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, और जो स्टिच और जो स्टिचिंग है, आई थिंक जो कट जहाँ पे हम बात आती है, वो किसका आइडिया होता है? हमारा मिलके होता है, मिलके हर चीज़ हम मिलके करते अच्छा, हैं। मुझे बात बताएं सारा कि हर तरह, जिस तरह जो डिज़ाइनर्स होते हैं हर सीजन की कलेक्शन निकालते हैं, समर कलेक्शन या स्प्रिंग कलेक्शन, इस तरह का। तो डू यू गाइस आल्सो प्लान ब्रिंगिंग आउट कलेक्शन? वी डू दैट। हमने छोटी ईद पे जिस तरह अपनी एक एग्जीबिशन छोटी सी की थी, तो वो हमारी स्प्रिंग समर कलेक्शन थी। अब हम एक बड़ी ईद पे इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम ज़रा चीज़ें नहीं बना हो रहा है कि जैसे अब लोग बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम लोगों को बाहर भी पता चलता है, लाइक अब्रॉड। सो अब मे बी हम ये करें, शायद बाहर भी लेके जाएं अपनी चीज़ें। लोग कहते रहते हैं आई थिंक ऑनलाइन इज बाहर, ऑनलाइन से तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन पे चल रही है। पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड जो हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों की तरह के ना छोटे बिजनेसेस को। एंड ऑब्वियसली दे हैव द फाइनेंशियल वो भी। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके उसको जब आप पर्सनलाइज करते हैं, जब आप उसमें अपना टच डालते हैं, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे गाजी, यू नो व्हाट यू आर वेयरिंग, आपने उसको एम्बेलिश भी किया हुआ है, वो और ज़्यादा मेरे ख्याल से खूबसूरत। आई थिंक इट्स सच अ फाइन ब्राइट आइडिया कि आप एक ब्लॉक प्रिंटिंग के कुर्ते को लें, उसको फिर आप अपनी मर्जी से एम्बेलिश कर सकते हैं, उसके अंदर 100 चीज़ें और लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एज यू बोथ आर एजुकेशनिस्ट, आपका तालीम से ताल्लुक़ है,
टीचर्स हैं और हमेशा टीचर्स जो हैं वो बच्चों को ये सिखाती हैं कि स्पोर्ट्स भी करो, ये वक्त निकालो, भागो दौड़ो। ये अब आप देखिए कोरोना वायरस के बाद से हम लोग सब घर में बैठ गए और अब हम ऑनलाइन ही बैठ गए। इसके अब कुछ आपको लगता है कि गलत हुआ है ये? या लाइक यू नो बिकॉज हमारे दोनों के अपने बच्चे हैं, जी। ठीक है, सो वो बहुत बड़ा चैलेंज है और हम हर वक्त उनसे यही कह रहे होते हैं कि आप निकलो। और ये इंटरेस्टिंगली एक जो मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में है उसने बोला था कि अगर आपने मुझे याद नहीं करना तो आपको एक हॉबी अपनी हॉबी यूज़ अपनानी पड़ेगी। अपनानी पड़ेगी। सो इसी तरह मैं उन लोगों को कहती हूँ कि आपको निकलना है बाहर, थोड़ी देर निकलो, अब तक छोड़ दो गैजेट्स को। बिल्कुल सही बात। और लकीली हमारे बच्चे भी काफ़ी इनटू स्पोर्ट्स हैं तो और इस चीज़ को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे के बच्चे बड़े हैं। और मेरे ख्याल से आजकल की जो जनरेशन है वो कभी अपने पेरेंट्स को देखती है कोई नई चीज़ करते हुए तो वो हमेशा से अपने पेरेंट्स का साथ देती है। इट वाज सो नाइस हैविंग यू ऑन द शो गाजिया सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इंस्टाग्राम पे ब्लॉग प्रिंट सागा का जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, आप ऑर्डर कीजिए। बहुत अच्छे बहुत शानदार कपड़े हैं और एक और बात, रंग बिल्कुल पक्के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वकास। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आई एम श्योर आप लोगों को आज के शो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो लोग और उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करें जो कि किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन कर सके। आप अगर एक यंग पेरेंट हैं तो आप इनकी ज़िंदगी से सीख के अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ प्लान कर सकें, उनको एक अच्छा करियर दे सकें। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़बरदस्त पाकिस्तानी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। एक शानदार उनका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ वो मेडिकल लेक्चर्स देते हैं। बहुत बड़ी उनकी ऑलमोस्ट 500,000 की फॉलोइंग है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी दुनिया की ऑर्थोपेडिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीकॉट। उन्होंने इन डॉक्टर को नॉमिनेट किया है टू ट्रेन ऑल द इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन पाकिस्तान। क्या ज़बरदस्त बात है हमारे पाकिस्तान के लिए। ख़वातीन और हज़रात, लेट्स वेलकम डॉक्टर उमर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम हमारे शो में आने के लिए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मुझे आप एक बात बताएं, इतनी ज़बरदस्त आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है। आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम पेज, मैं देख रहा था आप इतने अच्छे उसमें लेक्चर्स दे रहे होते हैं और मुझे लगता है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है जो आप करते हैं उसको आपने एक जिद्दत दे दी है, एक जदीद तरीके से सर्जरी होती है। क्योंकि पहले ज़माने के अंदर जब घुटने की सर्जरी करनी होती थी या एल्बो की सर्जरी होती थी उसके लिए तो लोग डर ही जाते थे कि अब तो गए, शायद कभी चल ना पाएंगे, लेकिन आप की होल सर्जरीज करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले एक बात ये बताएं, जस्ट टू नो कि हाउ डिड यू वेंचर इनटू ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मतलब आपने चूज़ क्यों की ये वाली फील्ड? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। देखिए ये बड़ी यंग एज के अंदर जिस तरह आप माशाल्लाह इतने अच्छे स्टार हैं, इसी तरह बड़ी यंग एज के अंदर एक इंसान इंस्पायर्ड होता है लोगों को देख के। तो आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड टू बिकम अ सर्जन। मैंने उस टाइम ये डिसाइड नहीं किया था कि ऑर्थोपेडिक करूँगा या मैं जनरल सर्जन बनूंगा, लेकिन डॉक्टर सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट था कि आई बिकम अ फिजिशियन और डॉक्टर, एंड देन आई परस्यूड माय करियर टू बिकम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसलिए कि मुझे स्पोर्ट्स खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स माई सेल्फ, आई स्टिल डू लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। तो उस वजह से मेरी जो वो थी इंक्लिनेशन थी वो ज़्यादा स्पोर्ट्स सर्जरी की तरफ थी। इट वॉज मैनी ईयर्स ऑफ हार्डशिप, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई एम 47 नाउ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं 24 साल में डॉक्टर बना था और आई एम 47 नाउ। सो 17-18 ईयर्स ऑफ कैरियर एंड ऑब्वियसली डेडिकेशन, बट नॉट अ सिंगल डे कि मैं रिग्रेट करूँ कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू सी माई पेशेंट एंड ट्रीट देम। एक सर मेरे ख्याल से सबसे अच्छा करियर और खुशकिस्मती होती है कि आप सुबह जब उठ के काम पे जा रहे हो तो आपको मज़ा आए और आप खुश हो कि यार मैं बड़ी अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बड़ा ड्रेड भी करते हैं सुबह काम पे जाने के लिए। डॉक्टर साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप मुझे एक बात ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आप कौन सी फेस करते हैं? देखिए हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर बहुत कॉमन है और सबसे कॉमन चीज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में है। वो ज़्यादातर आके कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब सुबह उठती हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो एक तो ये एस्पेक्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसलिए कि हम लोग कवर्ड होते हैं ज़्यादातर, धूप ज़्यादा नहीं लेते, हालांकि बहुत सनी हमारा मुल्क है।
सेकंड चीज़ जो ख़वातीन के अंदर कॉमन है उसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने सुना होगा, जिसके अंदर हाथ पाँव के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको उर्दू ज़बान में शायद गेंठिया कहते हैं। यहीं आके मैंने सीखा, मैं तो पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड में ट्रेनिंग की थी, तो मुझे ये वर्ड्स नहीं आते थे। और उसके बाद जो उससे सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है उसको कहते हैं आर्थराइटिस, मतलब जोड़ के ऊपर जो आपका कार्टिलेज लगा है वो एज के साथ साथ घिसने लग जाए, जिसके अंदर सबसे कॉमन आर्थराइटिस का हिस्सा है कूला, जिसको हिप कहते हैं, उसके बाद नी जॉइंट और उसके बाद बाकी स्मॉल जॉइंट्स। तो ये 3 सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो हमारी फीमेल खातून और मेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन तो पता है फीमेल्स के अंदर ज़रा ज़्यादा है। सर, आपको इसकी वजह ये लगती है कि हमारी जो मेजॉरिटी है ख़वातीन की, वो स्पोर्ट्स में इतना वेंचर नहीं करती, उनकी ज़्यादातर लाइफस्टाइल का इशू है? बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न है हमारा सोशल इकोनॉमिक क्लास। अगर आप हमारे लोगों की लाइफस्टाइल को कंपैरिजन करें यूरोपियन लाइफस्टाइल से, तो 60 साल की उम्र यूरोप के अंदर भाग दौड़ रही होती है, इसलिए कि उनका हेल्दी वेदर है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुराक के अंदर कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, और वो बड़ी मैल नरिश नहीं होते बचपन में। इसको कंपेयर करें हमारे यहाँ 60 ईयर ओल्ड खातून बेचारी सारा दिन बच्चों को संभालना, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स, उस तरह की विटामिन डेफिशिएंसीज, उसकी वजह से उनकी एज भी ज़्यादा लगती है, और वो उनकी चूँकि फ़िज़िकल फिटनेस नहीं है। आपने कब लास्ट टाइम सुना होगा कि हमारी दादी जिम जाती थी, हमारी वालदा? ये अब यंग जनरेशन की जो हमारी अवेयरनेस है वो कर रही हैं, लेकिन हमारी बहनें, हमारी वालदाएँ कभी हमें याद नहीं, इसलिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। तो कल्चरल रीज़न भी है, सोशल इकोनॉमिक रीज़न भी है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करती, खाना हम सही नहीं खाते, बेवक्त खाना खाते हैं, ओवरवेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी। अब उसके अंदर एक दूसरी क्लास आ गई है जिसको कहते हैं अपर मिडिल क्लास। उसके अंदर आप नोट करेंगे कि बहुत सारे फैमिली के अंदर ओवरवेट पेशेंट्स हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ इतना रिच फूड खाया जाता है। तो देयर आर, मुझे लगता है डॉक्टर साहब उसकी एक वजह ये भी कि रिक्रिएशन हमारे यहाँ सिर्फ खाना ही तो है जी। आप रिक्रिएशन में क्या करेंगे? अगर आपको कोई तफरी के लिए कहीं जाना है तो चलो खाने पे चलते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, चलो स्नैक्स पे चलते हैं, हाई टी पे चलते हैं। हमारे रिक्रिएशन एक तो ये है। डॉक्टर साहब का स्पोर्ट्स से काफ़ी गहरा ताल्लुक है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को आप बहुत ज़्यादा डील करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ कौन सी होती है? देखिए हमारे यहाँ क्रेज़ है बहुत ज़्यादा क्रिकेट का, और जो सेकंड इंजरी है उसको स्पोर्ट्स में नहीं आप कहेंगे, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो क्रिकेट के अंदर सबसे कॉमन नी इंजरीज़ होती हैं, उसके बाद हिप होता है, शोल्डर होता है। तो नी में जो सबसे कॉमन यंग लड़कों में इंजरी होती है, जो सबसे कॉमन है पूरी दुनिया में यही है, और उसको कहते हैं लिगामेंट इंजरी। तो इंसान के घुटने के अंदर 2 लिगामेंट्स अंदर लगे होते हैं, एक आगे वाला लिगामेंट जिसको ACL कहते हैं जो आपकी टांग को आगे जाने से रोकता है, और एक पीछे वाला लिगामेंट जिसको PCL कहते हैं जो टांग को पीछे डिस्लोकेट होने से रोकता है। जो क्रिकेट खेलते हुए वो जंप मारते हैं, और जंप मार के चूँकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लैंड कैसे करना है। अगर हम लोग बाद में डिमॉन्स्ट्रेट भी आपको करके दिखाएंगे पेशेंट के ऊपर कि एक इंसान लैंड, इंग्लैंड जैसी कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स फिजिशियन, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है उसको सिखाया जाता है कि जब तुम रग्बी खेलोगे या क्रिकेट खेलोगे और अगर ऊपर से छलांग मारोगे तो जंप करने के टाइम तुमने टांग को बेंड करना है। हमारे यहाँ ये कभी टीच नहीं किया जाता। तो ज़री बात है, एक यंग लड़का, हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते थे हमने सोचा भी नहीं था, जब आप जंप मारते हो और सीधी टांग पे जंप मारते हो तो आपकी टांग के लिगामेंट्स बिल्कुल स्टिफ हुए होते हैं। तो उनमें से फ्रंट वाला लिगामेंट सबसे कॉमन डैमेज होता है जिसको कहते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। प्रॉब्लम क्या होती है? टांग सूज जाएगी, पेशेंट बैठ जाएगा, स्वेलिंग जब खत्म होगी वो दोबारा नॉर्मल चलने फिरने लग जाएगा 5 से 6 हफ्ते में। लेकिन जब वो दोबारा ग्राउंड में उतरेगा और दोबारा मूवमेंट करेगा फिर उसकी टांग निकलेगी। और उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी डैमेज हो चुका है। और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब टांग डिस्लोकेट होती है तो टांग में सिर्फ ACL और PCL नहीं होता, उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं मेनिस्कस, जो कुशन के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह गाड़ी के अंदर शॉक ऑब्जर्वर है, जब आप जंप मार रहे होते हैं तो वो कुशन प्रिवेंट करते हैं ऊपर और नीचे वाली हड्डी को टकराने से, वो डैमेज होने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब एज भी तो लोगों के घिस जाते हैं। हाँ, अब दूसरा एलिमेंट ये है कि जिनको स्पोर्ट्स इंजरी नहीं होती और आपकी अगर लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, वी हैव अ कॉलर। आपके लिए कॉल आई है सियालकोट से हुमैरा की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूंगी कि मुझे असल में ना ऑस्टियोपोरोसिस मतलब है जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है ना, गेंठिया, मुझे वो है। आर्थराइटिस मतलब है कि मुझे है। तो मेरा जो राइट वाला घुटना है ना वो बीच में से ना डैमेज हो गया है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है। एक डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दे दी जिसकी वजह से मेरे जिस्म पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई। मेरे हाथ की 2 उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं सीधे हाथ की ना, और मेरे पैरों पे मेरा विटामिन D और कैल्शियम जो है ना कि वो बहुत ही ज्यादा तकरीबन है ही नहीं है पूरी बॉडी में ना। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे वो कैप्सूल दिए कि आप वो खा लिया करें। मैं धूप में भी पाबंदी से बैठती हूँ। तो एज मेरी तकरीबन 50 के करीब ही है, 49 है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया है,
मुझे किसी भी मतलब है कि डॉक्टर से आराम नहीं आया, किसी ने कोई मेडिसिन दी, किसी ने इंजेक्शन मतलब लगा दिया, किसी ने कुछ। तो मैं बहुत ज्यादा ना शदीद अजियत में हूँ। एक तो मैं चल नहीं सकती बिल्कुल भी, मेरी ये सीधी टांग लड़खड़ाती है बहुत ज्यादा, इस पे प्रेशर मैं नहीं मतलब है डाल सकती। और मेरा सीधा पाँव और सीधा टखना जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल किया हुआ है, उल्टा पाँव नॉर्मल है। तो मैंने इसलिए कॉल की है कि क्या मेरा कोई इलाज हो सकता है, मैं किस किस्म के डॉक्टर से कोई इलाज करवाऊं कि मैं कम से कम, क्योंकि देखो मेरा बेटा कि ये चलना फिरना, अगर एक इंसान चल ही नहीं सकता तो दूसरे पे तो वो बोझ है ना। तो उस वजह से मेरा वेट भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं ये बस डॉक्टर साहब से ऑन एयर ये मेरा बेटा पूछना चाहूंगी कि क्या मेरा कुछ हो सकता है, मैं ठीक हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती। बिल्कुल हुमैरा साहबा, हमारी दुआ है कि आप बहुत जल्दी सेहत याब हो। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपका जो जवाब है वो डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद देंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं में जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर हमारे शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है डॉक्टर उमर भट्ट। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हुमैरा ने कॉल की थी सियालकोट से। डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी हुमैरा को, काफ़ी कंफ्यूज। तो हुमैरा की ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन पैथोलॉजी जो भी हमने जिक्र भी किया था। एक एस्पेक्ट है उनका जिसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो उनके जॉइंट्स को ख़राब कर रहे हैं। उसके लिए एक अच्छा रिमेटोलॉजिस्ट, मैं जब वो लाहौर उनको देख लूँगा, शी डजंट नीड टू पे मी, आई विल सी हर फॉर फ्री। शी कैन कम टू माई क्लिनिक। वो मैं अपने कोलीग को दिखा दूंगा, इज़ अ वेरी टॉप नॉच रिमेटोलॉजिस्ट। वो जब उनको सही मेडिसिन देंगे तो वो फ्लेयर अप और होगा नहीं और जोड़ और ख़राब नहीं होंगे। जहाँ तक नी का ताल्लुक है, अगर उनकी नी में बेनतहा आर्थराइटिस है एंड शी इज़ 50+, द बेस्ट ऑप्शन विल बी कि नी रिप्लेसमेंट की जाए, जिसको कहते हैं जॉइंट के ऊपर कवर लगाना। वो एक इतना एडवांस प्रोसीजर हो चुका है कि अब हम रोबोट्स यूज़ करते हैं इंग्लैंड में, यहाँ पाकिस्तान में हम मैनुअल करते हैं। इम्प्लांट वही है लेकिन सर्जन हाथों से करता है, इंग्लैंड में वो रोबोट करता है। तो यू कैन सी दैट वी आर सो मच एडवांस नाउ इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो सर्जरी के तीसरे दिन वो घर चली जाएंगी एंड शी विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ फॉर 15-20 ईयर्स। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। हुमैरा, अगर आप हमारा शो देख रही हैं तो आप सियालकोट में हैं, अगर आप लाहौर जाएं तो आप डॉक्टर साहब से वहाँ मुलाकात कर सकती हैं, वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा सकती हैं और डॉक्टर साहब आपको चार्ज भी नहीं करें। डॉक्टर साहब, कहाँ है क्लिनिक लाहौर? मैं नेशनल हॉस्पिटल में बैठा। नेशनल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर उमर भट्ट से हुमैरा आप नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में मुलाकात कर सकती हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सो काइंड ऑफ यू, चैरिटी करना बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे वैसे आप एक बात ही बताएं कि यूजुअली जो लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ की तरफ चले जाते हैं, जिनको इंजरीज़ हो जाती हैं, कितना ख़तरनाक है उस इंजरी को इग्नोर करना? क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं सही हो गया यार, चल रहा है, बस यूँ करता हूँ तो थोड़ा पेन होता है या यूँ करता हूँ तो पेन होता है। इग्नोर करना डॉक्टर साहब कितना ख़तरनाक हो सकता है? बहुत ज़्यादा। एक बिल्कुल वैसी एग्जांपल कि आपकी गाड़ी के 3 टायर बिल्कुल ठीक हैं और एक टायर बिल्कुल अलाइनमेंट उसकी ख़राब है, उसमें पंक्चर भी हुआ हुआ है और आप उस पर ब्रांड न्यू गाड़ी चला रहे हैं 2 साल, क्या होगा? सस्पेंशन ख़राब हो जाएंगे, अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, गाड़ी के टायर, दूसरे टायर ख़राब होने लग जाएंगे। और यही चीज़ इंसान की बॉडी के साथ होता है। अगर अल्लाह ताला ने आपकी नी के अंदर कार्टिलेज को नॉर्मल बनाया, इट शुड बी नॉर्मल। अगर अल्लाह ताला ने नी जॉइंट के अंदर ACL को फंक्शन के लिए बनाया, वो टूट गया तो इट शुड बी बैक इनटू नॉर्मैलिटी। वरना होगा क्या कि जिस तरह अभी खातून ने बताया, टांग डिसलोकेट हो के जो बीच में कार्टिलेज उसको डैमेज कर देगी, मिनिस्कस को डैमेज कर देगी। और हम बात करते हैं मेडिसिन के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि आपने एक बीमारी के बारे में 30 साल ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है हिस्टोरिकली, रिसर्च पेपर पब्लिश करके। तो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है कि जिन यंग लड़कों की टांग का ACL डैमेज हो और मिनिस्कस डैमेज हो, उनकी चिकनी हड्डी घिसने का रिस्क 10 साल में 40%, 10 साल में, और 20 साल में 100%। तो मतलब अगर एक यंग लड़का 20 साल का है और उसकी टांग का लिगामेंट भी डैमेज है और मिनिस्कस भी डैमेज है, तो 40 साल की उम्र में 100% वो रिस्क कैरी करता है नी जोड़ को ख़राब करने का। एंड दैट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पब्लिश्ड। और डॉक्टर साहब, हमारे पास इस वक्त इसी तरह के एक पेशेंट मौजूद है, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू कम हियर। हमारे साथ अदनान मौजूद है। अदनान, आपका क्या प्रॉब्लम था, प्लीज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं क्रिकेट खेल रहा था। थोड़ा ऊंचा बोलो। क्रिकेट खेलते हुए जो है ना, मैं गिर गया था तो उससे मेरे पाँव की ना हड्डी टूट गई है और अब आपकी लेफ्ट में दर्द करती है? अब लेफ्ट पाँव दर्द करता है चलने में। अच्छा,
देखें क्रिकेट खेलने के टाइम जो अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है लिगामेंट डैमेज और सेकंड फ्रैक्चर। इट्स वेरी अनलाइकली कि इसने फ्रैक्चर किया हो। उसकी वजह ये कि ये अभी चल फिर रहे हो, वॉक कर रहे हो? वॉक कर रहा हूँ लेकिन उसमें तकलीफ होती है और टांग निकलती है, ऐसा लगता है कि स्लिप होती है? जी। अच्छा, ये टिपिकल फीचर है। पेशेंट बोलेगा कि मेरी टांग स्लिप होती है। स्लिप होने का मतलब है कि इट जस्ट कम्स आउट। अब स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ज़्यादातर लोग कभी नहीं कहेंगे कि उनके साथ किसी चीज़ ने टकराई जिसकी वजह से इंजरी हुई। इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी का मतलब क्या है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या आप बॉलिंग कराते हैं, आप भी क्रिकेटर हैं, आपने मुझे बताया, तो आपने जब जंप मारी और पैर नीचे रखा, ये पैर रखना जिसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, और हल्का सा रोटेट होने में जो टांग का ट्विस्ट होना है, इसको कहते हैं पिवट इंजरी, पिवटिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से बीच में जो लिगामेंट लगा है वो टूट जाता है। तो अगर मैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको सिंपलिस्टिक वे में दिखाऊं, तो ज़्यादातर जब लड़कों की नी की इंजरी होती है तो उनका पहला फेज़ में ये होगा कि उनकी टांग में एक पटाखे की आवाज़ आती है। ऐसे ही हुआ था कि जिस तरह पॉप साउंड होता है, ये पटाखे की आवाज़ का मतलब है कि अंदर का जो लिगामेंट है वो इतनी ज़ोर से टूटा, तो दो स्ट्रक्चर आपस में जब टूटे तो वो साउंड करते हैं। तो ज़्यादातर 90% पेशेंट मुझे आके बोलते हैं कि सर जब हम गिरे तो हमें एक आवाज़ आई टांग में से, जैसे कोई पटाखा निकला है। और मैंने उसके बाद मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपने स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया? कहते हैं सही नहीं, हम तो ज़मीन पर बैठ गए थे। ऐसे ही हुआ था। तो ये पेशेंट ज़्यादातर ज़मीन पे बैठ जाते हैं। मैं उसके बाद उससे पूछता हूँ कि क्या आप चल फिर सकते थे? कहता है बड़ा लंगड़ के चला। 2-2.5 हफ्ते में स्वेलिंग कम हो गई होगी। ही इज़ बैक इनटू हिज रूटीन, साइकिल चलाना, बाइक चला लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं, चलना फिरना नहीं, वो रोटेशनल मूवमेंट, फिर इनकी टांग निकलती है, और वो इसके साथ प्रॉब्लम है। अब अगर हम इनको एग्जामिन करें तो नॉर्मल एग्जामिनेशन के अंदर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और नी की मूवमेंट करते हैं कि टांग सीधी करना कि मतलब स्ट्रेट हो रही है, और फ्लेक्शन इसको कहते हैं टांग बेंड करना। और एक 2 सिंपल टेस्ट हैं जिसके जरिए आप नी लिगामेंट को एग्जामिन करते हैं। वो आम लोग भी कर सकते हैं घर पे बैठ के। अगर आप नी को इस पोजीशन में रखें और पेशेंट को बोले अपने मसल्स को आपने रिलैक्स रखना है और हाथ को पीछे रख के आपने टांग को आगे खींचना है। अगर वो टांग आगे निकल रही है, मतलब मूव कर रही है 4-5 मिलीमीटर, इसका मतलब कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज है। ये एक सिंपल टेस्ट है जिसके जरिए आप एसीएल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान के जोड़ में सिर्फ आगे और पीछे वाले लिगामेंट ही बनाए, इंटरेस्टिंगली मीडियल वाले लिगामेंट भी और लैटरल वाले भी। इसी वजह से जब मैं इसकी टांग को इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो वो निकल नहीं रही, इस तरफ मूव कर रहा हूँ निकल नहीं रही। जिन लोगों की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, उनके अंदर उनका आगे पीछे साइड वाला और लैटरल लिगामेंट पूरा निकल जाता है। इसको कहते हैं नी डिसलोकेशन, व्हिच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। वी वोंट गो इनटू दैट मच। लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज़ इसलिए कि लिम्ब आपकी बहुत ज़्यादा रिस्क में होती है, आपकी ब्लड वैस्कुलैरिटी रिस्क में होती है। अब जब इसकी टांग की लिगामेंट डैमेज हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? 2 हिस्सों में डिवाइडेड है सारी ट्रीटमेंट, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब आप पेशेंट को कह सकते हो आइसिंग करें, रिहैब करें, काफ़ी हद तक पेशेंट रिकवर कर जाएगा, लेकिन वो कभी भी उस फिटनेस पे नहीं जा सकेगा, इसलिए कि टांग हर दफ़ा निकलेगी। सर्जिकल ऑप्शन अब इतने एडवांस हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, बाहर कंट्री में और मेरी प्रैक्टिस के अंदर भी हम लोग पिछले 5 साल में हमने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर दिया है कि इसके एक कट यहाँ लगा होगा, एक छोटा सा सुराख यहाँ होगा और इतना सा कट, और ये कंप्लीट सर्जरी खत्म होगी और 2 घंटे में करोगे। 2 आवर्स पेन फ्री। एक्सेलेंट। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में हो रहा है, इन लाहौर इन कराची। लाहौर इन कराची। एक्सेलेंट। और ये आप करते हैं? और कल मैं 6 करके आया। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप आ जाना, मैं आपको देख लूंगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपको इस तरह की शख्सियात से मिलाएं जो कि आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर उमर बट इज़ अ वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपीडिक सर्जन फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रेनिंग इंटरनेशनल सर्जन्स इन पाकिस्तान। बहुत ही एक प्राइड की बात है हमारे पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी हम आपको जहमत देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उनको पता चलता रहे कि कितनी जिद्दत आ गई है। और बस लास्ट मैसेज मैं ये दूंगा जो मैं अक्सर पेशेंट्स को बता भी रहा हूँ कि देखें, आपने सर्जरी नहीं करवानी, उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलत सर्जरी ना कराएं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की इंजरीज होना। गलत सर्जरी कराना नुकसानदेह, ना कराना नुकसानदेह नहीं है। तो जब भी करवानी है आपने मेक श्योर करना है कि आप क्रेडेंशियल्स देखें, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, मेक श्योर करें कि ही गिव्स यू अ गुड सर्विस। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम किचन में आ गए हैं। हमारी किचन
क्वीन के साथ जी। और हमारे किचन किंग भी मौजूद बेशक है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल। कभी कभी हम मजाक करते, लोग उसको भी यकीन कर लेते हैं। आप ये मजाक कर रही थी शबनीसा, बहुत अफसोस की बात है, किसी के जज्बात से इस तरह नहीं खेलना चाहिए। हाँ वाह वाह, बिल्कुल। आज हम बना रहे, आज हम कोई फजूल बात नहीं हो रही है, बस खाना रेसिपी प्रॉपर जाएगी, आप बस बातों में लगा के रखें। देखिए मुझे इतनी खुशी है कि आपने ये सूखा कचरा निकाल के रखा हुआ है। हमने जिस तरह कल बताया था सूखा कचरा, गीला कचरा। नहीं, ये सूखा कचरा नहीं है। फिर क्या है? ये छिलके नहीं है? ये कैरी काट के रखी है ओहो, हमने। ये कैरी काट के रखी है। I'm so sorry। मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, वो कचरा तो हमने बिल्कुल सूखा कचरा, गीला कचरा, मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, मैं बिल्कुल बहुत गौर से सुन रही थी कल, और मैं बिल्कुल गीला कचरा सेपरेटली सारा डस्टबिन में ऐड करती हूँ। और आपने बहुत अच्छा कल मैसेज दिया हमारे बिल्कुल को। हमें कचरे को बहुत सोच समझ के डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको सदियां लग जाती हैं दोबारा से डिकम्पोज होने में, और वो हमारी मरीन लाइफ को, हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब करता है। अच्छा, एक चीज़ प्लीज बोलें, फिर तो आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर आपको बोलने नहीं देते। बोले एक्चुअली जब आपने मरीन लाइफ की बात करी, मैं कर रही हूँ, जब मैंने मरीन लाइफ, अरे बोल भी दें, मरी चली गई आप, मरी क्यों जा रही हैं? एक्चुअली जब आपने मरीन लाइफ की बात करी तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी है और हम बीचेस पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा, लिटरली मतलब इतना मैंने आज तक नहीं देखा था जितना इस साल में देख रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, और आप सब बहुत सेंसिबल है मुझे पता है, तो आप लोग अपना भी ख्याल करें। जब हम ही लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो हमें ही वहाँ पे गंदगी और कचरा मिल रहा है, तो हमारे बच्चे साथ होते हैं, उसकी वजह से स्मेल हो जाती है, एनिमल्स। इवन मैं गई थी अभी, तो वहाँ पे एक टर्टल बेचारा वो रोप्स में फंस के और वो जो है वो मर गया था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसको देख के। और वो बेचारा ऐसे ही पड़ा था, आई थिंक उसको एक दिन ऊपर हो चुका था, उसमें से स्मेल आ रही थी, और उसको देखने वाला कोई नहीं था कि कोई उसको उठा के और वो कर दे। तो ये चीज़ मेरा मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ आपने फिर क्या किया टर्टल का? मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और बहुत नायाब वाला जो कहते हैं ना टर्टल था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर उस सवाल पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में कुछ क्यों नहीं करी? गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, हमें करना है, हमें करना है। आपको आप सफाई अपने एंड से करें। एग्जैक्टली। अगर आप कहीं वॉक करने जा रहे हो, कचरा पड़ा हुआ है, तो उठा के डाल दें डस्टबिन में। अच्छा चलो ये भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप खुद ना फेंकें, खुद ना फेंकें, ये भी इतना बहुत तो बड़ी कर चीज़ सकते हैं ना। और ये चीज़ ज़रूर, ये बेदारी लोगों में ज़रूर पैदा कीजिए कि क्यों कचरा फेंकें। और आप जो घर में कचरा फेंक रहे हैं ना, उसको सोच समझ के फेंकें। जितना भी गीला कचरा उसको अलग बाल्टी में फेंकना है, जो गत्ते और कागज़ है उनको अलग, और जो प्लास्टिक है उसको बिल्कुल अलग। और जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं, प्लीज़ कपड़े की जो थैली होती है, कपड़े का थैला है तो बना लें। शर्मूनी साहब को पता है जो जीन्स नहीं होती पुरानी, बहुत सारे लोग जीन्स के जो डेनिम के बड़े अच्छे थैले मिलते हैं बाजारों में, वो बड़े अच्छे करामत नहीं। और अगर आपके पास पुरानी है तो आप खुद भी जो है वो घर में बैग्स बना सकते हैं। अपनी पुरानी जीन्स का बैग, हाँ हाँ, क्यों, उसको ओपन कर दें आप। अरे सब हो सकता है अगर करने वाले हो तो। अच्छा हाँ चले ठीक है, अच्छा आइडिया दिया मैंने। आपका आइडिया बुरा हो सकता है शर्मूनी साहब, तो मैं मानता हूँ। अच्छा अब हम आज हम बनाने जा रहे हैं, मुझे पता था अगला टारगेट ये कि बताया नहीं और बातें में लग गई। तुम बना क्या रहे हैं? हाँ, आज हम बना रहे हैं वेज तवा फ्राई। वेज तवा फ्राई मतलब सब्जियों के साथ तवा फ्राई बनाएंगे, सब्जी तवा फ्राई। यस, वेज तवा फ्राई। तो हमने बटर ऐड करा है। मैं यहाँ से चला ही जाऊँ तो बेहतर है। जी नहीं, आयन में आप देखिएगा बोलेंगे इतना मजे का है। मैं आपको बताऊँ ये बहुत, अरे मैं एक आप देखें, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जब उनको पता चलता है कि अरे आज मीट नहीं है, कोई मीट नहीं पका, या तो चिकन या मटन या कोई, तो वो कहते हैं क्या सिर्फ सब्जी? आपको एहसास नहीं है कि सब्जी कितनी ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने पैन में तवे पे ले लिया है, क्योंकि तवा फ्राई है तो तवे पे बनाएंगे। हमने बटर शामिल करा, उसके साथ हमने ऑयल शामिल करा। उसका रीज़न ये है कि मक्खन हमारा जले नहीं, और हमें मक्खन के अच्छे से मज़े के फ्लेवर्स चाहिए इसके अंदर। अब साथ में इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, जो इसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी देगा और जो है मज़े का। और हम इसमें जो सब्जियाँ शामिल कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ, हमने शिमला मिर्च ले ली है बारीक कटी हुई, साथ आप प्याज ले लेंगे बारीक कटा हुआ, गाजर हमने ले लिया बारीक कटा हुआ, टोमेटोज़ यानी टमाटर उसको ले लेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा बंद गोभी है, फूल गोभी है, वटेवर जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, बेहतरीन होगी। लेकिन ब्रोकली का क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है, अब तो लोगों को बहुत ज़्यादा, अब सब्ज़ी वालों के पास भी आ गई है। मैं एक बड़ा मज़े का वाक़या बताना चाहूँगी कि आलू, बिल्कुल बॉयल हमने आलू भी कर लिए 2 से 3, उनको हमने मैश कर लेंगे, गीला कचरा
तो ब्रोकली का बड़ा मज़े का जो है वो वाक़या बताऊंगी। मैं जो है मेरी भांजी के साथ जो है सब्ज़ी वाले के पास गई, तो वहाँ पे ना उसके पास ब्रोकली रखी हुई थी और साथ में फूल गोभी भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा यार इसको क्या पता होगा ब्रोकली ना सब्ज़ी वाले को ना। तो मैंने कहा भाई ये हरी वाली गोभी कितने की दी? तो कहता है मैडम ब्रोकली। भांजी मेरी शक्ल देख रही करवा ली मैंने। तो वही वाली बात है कि आजकल जो है वो सब्जी वालों को भी माशाल्लाह बड़ा पता चल गया है वेजिटेबल्स के बारे में और लोगों को भी अवेयरनेस हो गई। तो बिल्कुल वो ऐड करें आप, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। मैं बड़ा तो नहीं हूँ अभी, क्या मतलब है? आप मुझसे तो बड़े हैं ना। आप खुश आप तो मुझे आप मुझे दादा कहना शुरू कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे दादा अब्बू कहना शुरू कर दें, आई डोंट माइंड। आप खुश रहे, मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहे। हंस क्यों रही है? अच्छा रहे। हाँ, दादा अब्बू। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको दादा कहूँगी तो कैसा लगेगा? मैं बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज कहना शुरू कर। ओके दादा, मतलब अगर वो वाला दादा लोग डॉन वाला दादा ना समझ जाए, है ना? मामू मामू, फिर वो मामू बनाने वाला मामू हो जाएगा। शबनीसा, हम कौन सी सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए आजकल जो है मैंने क्योंकि बड़ी ज्यादा ट्रेनिंग ले ली है आपसे जी, कसम से तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए वही बात आ गई ना, चेर मलंगानू। वो जो होता है ना कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप खैर छोड़े वो मिसाल। नहीं दे अरे छोड़े शबनीसा। अच्छा चलें छोड़ दिया बस। आप खुश रहे, आप खुश रहे। अच्छा, हमने सब्जियां कौन सी यूज कर रहे हैं वैसे? अच्छा, हमने लहसुन डाला, उसको गोल्डन कर लिया। अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। ये प्याज है? जी प्याज है। तो क्योंकि वेजिटेबल्स को हम इतना हमें पकाना है और बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज कर लेंगे, इसके बड़े मज़े से फ्लेवर्स आएंगे। तो मैंने तकरीबन एक बड़ी प्याज उसको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखें कि प्याज और लहसुन की मिलके जो एक बटर के साथ खुशबू निकली है, बड़े मज़े की आई है। और शबीर को खाते हैं रोटी के साथ है? बिल्कुल, रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, आप बन से खा सकते हैं। आपने देखा है एक हमारे पड़ोसी जो मुल्क है वहाँ पे एक आता है पाव भाजी। जी, भाजी मीन्स की वेजिटेबल की सब्जी होती है, ठीक है, और वो पाव के साथ खाते हैं, उसी तवे पे यानी बन के साथ खाते हैं। तो ब्रेड के साथ वो बड़ा मज़े का लगता है। और कभी आपका इत्तेफाक हुआ है हमारे नेबर कंट्री में जाने का? ऑफ कोर्स जी, काफ़ी दफ़ा। तो आपने वहाँ के खाने खाए हैं? मैंने पाव भाजी खाई है और मैंने मसाला डोसा भी खाया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके अंदर ना आपको पता है नमक कम होता है और मिर्चें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है मिर्ची तेज़ रखने का, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ मिर्ची तेज़ रखने से फ्लेवर्स नहीं आ जाते। अच्छा, यहाँ पे भी अक्सर मैं जा रही होती हूँ रेस्टोरेंट्स में या अक्सर हम बाहर चाट वगैरह खा रहे थे, तो इसमें इतनी मिर्ची डाल देते हैं कि समझो कि वो धुएं निकलना शुरू हो जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो सिर्फ आपकी डिश में डालते हैं कि आप कम खाएं। अच्छा, वो आपको देखते हैं ना कि अरे शेफ मुनीसा आ रही है, इनको मिर्चें डाल दो भाई, इनको बचाओ, कितना ज़्यादा मतलब सब छोड़ो, सब छोड़ो। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं हमसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारा वेज तवा इज ऑलमोस्ट रेडी। नहीं, ऑलमोस्ट रेडी नहीं है। हमने प्याज पे स्टॉप किया था, उसको लाइट पिंक करा, उसमें हमने टमाटर डाल दिए थे तकरीबन 2 से 3 फाइन चॉप। अब वो जब से कुक हो रहे हैं, हम इसके अंदर जल्दी से मसाले आपको बता देती हूँ। हम देगी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून, हल्दी डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून और साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, और सॉल्ट हम डालेंगे हस्बे जायका, ठीक है। इन तमाम मसालों को हम भूनेंगे और साथ में हम जो है मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए गाजर ले लिए और शिमला मिर्च ये शामिल करूंगी और इनको कुक करूंगी मैं। बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है। शबनीसा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप लग बहुत अच्छी रही हैं। थैंक यू सो मच। आपने कौन से डिजाइनर के कपड़े? मैंने आज सिंध विरसा का जो है वो ड्रेस कैरी करा है और इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं और बड़े खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, बहुत ही क्रिएटिव और बड़े गुड लुकिंग डिज़ाइनर से। उनके ब्राइडल डिज़ाइंस आर ऑलवेज इन वोग, ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं। हमारे साथ हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त मंसूर अकरम। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम, क्या हाल है सर? वेलकम टू द शो। थैंक यू मैन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मंसूर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि हीट वेव चल रहा है, गर्मी बहुत है, लेकिन शादियों का सीज़न नहीं रुक रहा, शादियों पे शादियाँ हो रही हैं आजकल। कौन से कलर्स इन हैं, कौन से कट्स इन हैं? ओके, सो वेल एक्चुअली एवरी ईयर
obviously it's always different, but revive होता ही है. Like summers में we have this specific mindset के light colors हम लोग पहनेंगे, light fabrics पहनेंगे. Winters पे normally we go for darker velvets and all that stuff. So again, this summer also I have worked on a very different color palettes पूरे, like pinks, greens, obviously touch of reds too, क्योंकि main bride red में now. मुझे भी ऐसा लगता है कि जो दुल्हन है I think उसको रेड कपड़ों में रहना चाहिए. मेरा जाती है एक वो. Yeah, first day always red. I prefer red or max maroon. Don't go for other colors because you have the other days for you know a purple pen which we. Mansoor, sorry to cut you. Red के भी कितने shades हैं? बिल्कुल. Magenta, pink. Pinks and all. Yeah. That's the reason I was saying कि tea pinks normally फिर आप second day पे चले जाते हो reception पे, but yeah for the first day I would prefer कि जितने deepest पे जाओ उतना अच्छा है. अच्छा मंसूर, जैसे आप जानते हैं कि आजकल डे वेडिंग्स का ट्रेंड है. बहुत लोग ये समझते हैं कि सुबह दिन में लाल रंग. Yeah, it doesn't look bad by the way. I still prefer red. बिल्कुल सही. अच्छा, उसके साथ आपको पता है मेहंदी, माइयों, ये कितने सारे फंक्शंस होते हैं. अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप पूरा उसका एक रेंज जो डिसाइड करते हैं, तो उनमें कौन कौन से कलर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माइयों, मेहंदी. See, it's very difficult कि हम एक्सपेरिमेंट करें. Like clients are not okay with that क्योंकि उनका भी माइंडसेट वही होता है कि हाँ अगर मेहंदी है तो हमने ग्रीन के शेड्स ही पहने हैं या मैक्स पिंक पे चले जाएंगे, वरना नॉर्मली उनका प्रेफरेंस यही होती है कि वो स्पेसिफिक कलर्स पे ही रहें. लाइक रेड्स एज वी डिस्कसिंग कि वो शादी वाले दिन ही हो, और लाइट कलर्स पे हम वलीमे वाले दिन ही रखें. सो यू हैव ऑप्शंस यार कि आप डार्क कलर्स जो है वो पहन सकते हो किसी भी इवेंट पे, एंड यू प्ले विद कलर्स. हो एक्सेलेंट. खवातीन और हमारे साथ हमारी दो मॉडल्स मौजूद हैं. मंसूर प्लीज आइएगा. हम क्या करने वाले हैं, हमारे साथ दुआ और माहम मौजूद हैं. आज मंसूर अपनी एक्सपर्टीज से हमें ये बताएंगे कि इनको किस तरह ड्रेसअप करना चाहिए फॉर अ शादी इवेंट. बताइए मंसूर. ओके वेल दुआ एंड माहम. ओके दुआ. Well, दुआ का जो लुक है, the way she is, for the today only we are talking about, तो अगर दुआ की बात करें तो I would prefer कि दुआ को हम थोड़ा फॉर्मल लुक पे लेके जाएं, लाइटर कलर पैलेट पे रखें, और you know like a bridesmaid or maybe family, दुल्हन की सहेली. दुल्हन की सहेली. Yeah, actually let's put it that way. ठीक है. और let's put her in a bridal outfit because the way she's done, like her hairdo and everything, so I think bride पे ज़्यादा अच्छी लगेगी. अच्छा, और आपने इनको क्या कलर्स आप दे रहे हैं? यार I'm giving her shocking pink. It's a very bright shocking pink heavy lehenga that she's gonna wear, and for her it's a very different style formal outfit, mint green, which she's gonna wear. अच्छा मंसूर, कट क्या होगा उनका? टिपिकल कट वो हम देखते हैं ना अभी पहना के कपड़ों का टिपिकल. वैसे यूजुअली जो क्लाइंट्स आते हैं वो टिपिकल कट. ब्राइड्स पे आई वुड प्रेफर कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना हो. इट्स अ टिपिकल लहंगा, चोली, यू नो, और गरारा में भी फॉर अ ब्राइड. बट जब आप किसी की शादी में पहन रहे हो, लाइक दुल्हन की बहनें या सहेलियां, सो दे कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिज़ाइन में भी. अच्छा मुझे एक छोटा सा, बहुत जल्दी से एक मुझे जवाब आपका चाहिए. बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी सी लेटर एज में शादी करते हैं, मतलब यू नो खवातीन जो कि आई थिंक 35 या 40s के अंदर शादी कर रहे होते हैं, उनके लिए भी आपका यही वाले कलर. आई डोंट माइंड यार, आई वुड लव टू. मैं तो प्रेफर यही करूंगा उनको. एक्सीलेंट. क्योंकि शादी नॉर्मली आप एक बार ही कर रहे होते हो यार. बिल्कुल. नहीं, अगर आप शादी बार बार भी कर रहे हो तो कोई गलत चीज़ थोड़ी है. शादी एक अच्छी चीज़ है. बार बार में ना कलर थोड़े जरा आप सेटल कर लेते हो. लेकिन खवातीन के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. मंसूर हमारे साथ है. हम अपनी मॉडल्स को ब्राइडल और फॉर्मल लुक देने वाले हैं. कहीं मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मंसूर अकरम मौजूद है. ही इज़ अ वेरी फेमस डिज़ाइनर और बड़े अच्छे कपड़े बनाते हैं, और आज ये फैशन सोल्यूशन देंगे हमारी शेफ मुनीसा को. अच्छा मंसूर, आपके ख्याल से शेफ मुनीसा को किस तरह के कलर्स ज़्यादा पहनने चाहिए? क्योंकि शेफ मुनीसा सारे कलर्स ही ट्राई कर रही होती है हमेशा, बट अकॉर्डिंग टू यू इन दिस फॉर दिस सीजन. आई थिंक ब्राइट पे नहीं जाना चाहिए इनको. आई थिंक शी शुड वेयर वेरी सटल, either darker tones or very light tones, like you know baby pinks, pastel colors. So that's going to look good on her. उन पे वही अच्छे लगेंगे. और dark colors भी बहुत अच्छे जैसे उन्होंने पहना भी हुआ है. अच्छा, और what about prints पहने, plain पहने ज़्यादा अच्छा है. Prints में ना बहुत ज़्यादा बल्कि लगते हैं. तो जितने आप plain पहनोगे उतना अच्छा है. और किस तरीके के कट्स कैरी करने चाहिए? I think जिस तरह का आपने पहना हुआ है कुर्ता टाइप, it's very nice. I like it. Yeah. Looks good, but दुपट्टे थोड़े जरा हल्के फैब्रिक के, not lawn cotton type नहीं.
ओके ठीक है। वो किस वजह से यार? क्योंकि वो आपका ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं ना। कॉटन इज लाइक वो ज्यादा जगह लेता है, मोटा होता है, लाइक उसको आप लाइक जो शिफॉन और नेट होता है उसको आप दबा लेते हो, तो वो आपको बड़ा नहीं दिखाता। ठीक है, इस वजह से। शेफ मुनीसा, कहाँ तक पहुंची हमारी रेसिपी? बस हमारा देखें ऑलमोस्ट डन है। हमने इसके अंदर मैश्ड पोटैटोज यानी आलू ऐड करा, उसको भून लिया अच्छी तरीके से। लास्ट बिल्कुल फाइनल टचेस देने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है, और साथ थोड़ा सा काला नमक जा रहा है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, और जाएगा इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब। बड़ा चटपटा सा टांगी सा मज़े का बनता है। हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं हम 3 से 4 अदद इसके अंदर। आप कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी, इसको क्रश करके हम ऐड करेंगे। आप 1 टेबलस्पून के करीब बिल्कुल ऐड कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। और लेमन जूस, ठीक है, ये 1 टीस्पून के करीब जाएगा। और हमारा जो है वो वेज तवा फ्राई बिल्कुल रेडी है। उसके साथ हम मज़ेदार सी आपको एक चटनी भी बताएंगे, कैरी की चटनी, जो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी और आप पराठों के साथ डिफरेंट चीज़ों के साथ खा सकते हैं। और फाइनल टच देंगे मक्खन से। तो मक्खन का नाम सुनते ही आपको वैसे ही मज़े का लग रहा होगा ना, तो ये वाकई बहुत मज़े का बनता है। और ये हमने इसके अंदर बटर ऐड कर दिया और हमारा जो है वेज तवा फ्राई बिल्कुल रेडी है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अच्छा जी असफर, चटनी का मैं बता देती हूँ, फिर मैं ब्लेंड करूँगी इतनी देर में। आप अपनी मॉडल्स का बताइएगा। मैंने कैरी ले ली है, हरी मिर्ची ले ली हैं 4 से 5, कैरी आधा किलो के करीब, लहसुन ले ली है 3 से 4 जवे, हरा धनिया ले लिया है, और मैंने इसके अंदर लिया है नमक 1 टीस्पून, काला नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टेबलस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंड कर लेंगे। और अब हमारी जो मॉडल्स हैं ख़वातीन और हज़रात वो तैयार हो चुकी हैं। मंसूर प्लीज़। So mom is wearing this beautiful shocking pink. Yeah, but the way Maham has draped the dupattas, please, Maham, if you allow me. Maham थोड़ी सी आगे आ जाए। ठीक है। Okay. अच्छा 2 दुपट्टे हैं इसमें। Yeah, actually since आप बहुत ज़्यादा heavy नहीं करते हो कपड़ों को, I've kept the लहंगा हल्का रखा हुआ है काफ़ी ऊपर से। ठीक है। तो it's prefer कि आप कपड़ों में वॉल्यूम डाल दो अगर ज़्यादा कढ़ाइयाँ नहीं कर रहे हो तो। You know that looks better. So, अगर कि आपके पास 2 दुपट्टों का ऑप्शन है, well, आप हेल्प करा सकती हैं, अब दुल्हन की सहेली है। नहीं हाल की पे अच्छा ओके। सो आप ओके इसको प्लेस करें ऐसे। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा ये आई थिंक ये दूसरा शेड है ना? ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड और मरून एंड पिंक। तो हमने 2 दुपट्टे इसीलिए किए हैं कि एक पिंक आप सर पे रखें और रेड जो है आप थोड़ा उसको ब्रेक करें। थैंक यू। ओके, इट्स सपोज्ड टू गो लाइक दिस। सॉरी। या बस छोड़ दें। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आपका भी इस सीजन का ब्राइडल वेयर। हाँ, इफ अगर आप बिल्कुल रेड और मरून पे जैसे आप कह रहे थे कि हम टिपिकल पे नहीं जाते हैं, तो आप टिंच ऑफ रेड रख लें और उसके साथ आप पिंक या कोई और कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल बेज भी अगर साथ रखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, और इनको आपने बड़ा अच्छा ग्रीन दिया है। या इट्स मिंट ग्रीन। इट्स आगे से शॉर्ट शर्ट है, पीछे ट्रेल्ड है, और इसकी ट्राउजर्स पे काम है और बॉडी पे हमने काम रखा हुआ है। ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स सो नाइस। आई थिंक बड़ा नया कट है। थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। इट्स आगे होएगा जरा प्लीज। या थैंक यू। एक्सीलेंट। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वाइल मंसूर इज अभी हमारी मॉडल्स को तैयार कर रहे हैं मजीद। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के। मैं जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन मंसूर। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त। आई होप प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होगी, ये नहीं कि बिल्कुल जेबें बैंक खाली हो जाए। वेल डिपेंड करता है कि आप कितना हेवी ड्रेस डालना चाहते हो, बट हमारा मेरे पास स्पेसिफिकली ये है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक बजट है तो हम फॉर एग्जांपल ये रेड वाला जैसे है, तो अगर आप इसको अपने बजट के लिहाज से करना चाहते हो, चाहे व्हाटएवर द बजट इज, तो हम कढ़ाइयों को कम करके स्टाइल सेम रख के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे अब ज़रा कट एक्सप्लेन करेंगे मंसूरी। कट आपने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये टिपिकल कट है ना जो तो लहंगा, हाँ जी बिल्कुल, ये टिपिकल कट है, टिपिकल लहंगा है बिल्कुल। अच्छा, और ये आपने ट्रेल दी है? जी बिल्कुल, शॉर्ट शर्ट विद ट्रेल है, तो ऑब्वियसली पुराने डिज़ाइन वगैरह इसमें हमने फ्रिल ऐड करके इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज कर लिया है, ट्राउजर्स पे काम कर लिया हुआ है। लहंगा नॉर्मली नीचे होता है, आपने लहंगा हटा दो, ट्राउजर्स फ्लैपर्स दे दो, तो वो हर चीज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आप एक्सपेरिमेंट। अच्छा मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट है वो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी की तस्वीर लाके देगा, मंसूर ये बना दे, तो मंसूर का जो अंदर का डिजाइनर है वो कितना गुस्सा हो जाता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं होता। अगर आप मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि उसके अंदर चेंजेस कर लूँ, मतलब सेम, क्योंकि अगर आप जिनकी बात कर रहे हो उनके भी हमारे सेम ही कपड़े होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। बस ये होता है कि हम थोड़ा अपना एलिमेंट डाल दें उसके अंदर, ताकि वो एक हमारा टैग जो लगा हुआ है वो एक आ जाए। एज इट इज कॉपी तो नहीं करते, नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि नहीं मंसूर आपको मैं क्या कह रही हूँ, आप यही बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं क्लाइंट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है शेफ मुनीसा अपनी शादी का जब लहंगा बना रही थी तो आप किसका, माधुरी दीक्षित का लहंगे की तस्वीर लेके गई थी, बताएं शेफ मुनीसा। ये वही मेरे साथ चले थे ना ये। तो आप भी यहाँ डिजाइनर ने कहा था अरे शेफ मुनीसा क्या बना रही हो? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने बना दिया था। फिर बना दिया था, बस ये देखिए शेफ मुनीसा जैसे क्लाइंट्स होने चाहिए जो इतनी बहस ना करें। अच्छा मंसूर, मैंने एक चीज़ काफ़ी दफ़ा नोटिस की शादी में कि दुल्हन का तो ड्रेस अलग होता है, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार वगैरह खवातीन होती है वो सब एक ही कलर टोन्स में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक वेल डिपेंड्स कि अब इतना ज़्यादा वैसे है नहीं, अब नहीं है, एक ज़माने में होता था ये। लड़कों में ज़्यादा है एक्चुअली, कि लड़के सारे एक जैसे ही पहनने, वेस्ट कोट पहनिए तो एक ही कलर कॉम्बिनेशन, एक ही कलर का वो जो पैलेट है वो फॉलो करें, बट लड़कियों में इतना ज़्यादा है नहीं अब एक्चुअली, मतलब काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं लोग, चेंज हो गए। लेकिन नहीं होता है अब कि मैं वेडिंग में गई थी तो वहाँ मदर और सारी बहनें और दुल्हन सबका सेम कलर था ड्रेस का। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही, तो अच्छा कलर आप सेम रख भी लो, इट डजंट लुक बैड, मगर अगर आप स्टाइल भी चेंज कर लेते हो ना तो अच्छा लगता है, वो लगता है कि आपने कुछ थोड़ी एफर्ट की है। तो लोग करते हैं इस तरह, जैसे मैं इनकी फैमिली में गई थी शायद आपके साथ। जी 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 जी, बताएं मेरे तो बारे में ये तो हम बस प्लीज बोल, मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी डिश तैयार होनी बाकी है। आप मेरे पर आ सकते, मैं भी तो आपके ऊपर आ सकती। प्लीज शेफ मुनीसा, आपको मैंने कभी मना किया? अच्छा मंसूर, कमिंग बैक टू योर कलेक्शंस एंड ऑल, जो ब्राइडल की हम बात कर रहे होते, विंटर्स के अंदर क्या कलर पैलेट चेंज होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, प्रेफरेबली डार्क कलर्स पे चले जाते हैं कि जरा थोड़े गहरे रंग हो, मरून है और ब्लैक है, ब्लैक तो खैर नहीं, नेवी ब्लू का प्रेफरेंस है, डार्क ग्रीन है। बीच में ट्रेंड मैंने देखा था काफी ज्यादा, जो ब्राइड्स होती थी वो नेवी ब्लू वेलवेट, अभी भी है नेवी ब्लू वेलवेट, लुक्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है नेवी ब्लू, मैंने ही बनाया है नेवी ब्लू वेलवेट पे। अच्छा, या और लोग प्रेफर भी करते हैं, या डजंट लुक बैड, क्योंकि आप ब्लैक पहन नहीं सकते हो नॉर्मली, वो दिमाग में होता है कि यार शादी है ब्लैक नहीं पहनना, तो नेवी ब्लू काफी क्लोज कलर है। वलीमा के अंदर तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो देखा काफी ज्यादा ब्राइड्स अब ये लहंगा वगैरह प्रेफर भी नहीं करती। नहीं, लहंगा पहनती, साड़ी भी ऑप्शन है कि आप साड़ी पहन लो अगर लहंगा नहीं पहन रहे हो तो, बट स्टिल लहंगा लुक्स गुड, कि आप लहंगा और गरारा दो एक ऑप्शन होते हैं कि आप दोनों दिन डिवाइड करके पहन सकते हो। अच्छा देखिए, बहुत सारे हम लोग इंसान है, हमारी बॉडी टाइप्स डिफरेंट होती है, कभी ऐसा भी होता है कि कोई बॉडी टाइप पे एक सर्टेन ड्रेस सूट नहीं करता, और ये आपको पता होगा कि इस क्लाइंट पे ये सूट नहीं करेगा, लेकिन यार बॉडी टाइप तो मैटर करती है, मगर हाइट भी मैटर करती है कि आपकी हाइट के लिहाज से अगर हम लहंगा दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना देना है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही कोई छोटी हाइट की लड़की है तो वी प्रेफर कि उसकी हील्स हम ज़्यादा पहनाएं उसको, ताकि वो एक लुक प्रॉपर्ली लहंगे की आए। अगर कि वो चीज़ नहीं हो सकती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लहंगे का वॉल्यूम कम हो जाए, ताकि वो बहुत छोटी मोटी ना लगे, तो वो ज़रा थोड़ी लंबी लगे और पतली लगे। ठीक है, सो वो डिपेंड्स करता है कि आपके कट्स के ऊपर क्या है। ठीक है, ऑलराइट। Once do you design the entire wardrobe also? As in? जैसे शादी के बाद शादी वलीमा और सारा कुछ, हाँ we do it, हाँ करते हैं। और आप उसमें भी एक अपनी इनपुट देते हैं? या क्योंकि वो शादी के बाद वाले जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, उन पे ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हमने इतने भारी पहन लिए हैं तो अब ज़्यादा स्टाइल पे आप काम करें, तो फिर हम उनको इस तरह का कोई स्टाइल बना के देते हैं। अच्छा, एज ए डिज़ाइनर मंसूर, कौन से ऐसे रनिंग ट्रेंड्स हैं जिससे आप डिसएग्री करते हो कि यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद,
ये जो आजकल ये ट्रेंड में एक चीज़ है? बिल्कुल नहीं पसंद यार, ऐसा तो कुछ नहीं है जो मुझे, वैसे ट्रेडिशनल कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद है, लाइक गरारा मुझे बड़ा पसंद है, शलवार मुझे बड़ी पसंद है, शलवार कमीज बहुत आउट हो गई हुई है बट मुझे बड़ी पसंद है कि यार लड़कियां शलवार कमीज पहने। कोई बहुत पैंट्स प्रेफर करते हैं लोग, पैंट प्रेफर अब करते हैं बट आई पर्सनली लाइक शलवार कि शलवार कमीज, शलवार का बहुत खूबसूरत लुक आता है जो, और जो पाकिस्तानी शलवार हमारा जो एक था ट्रेंड अब वो खत्म हो गया है, अब वो और लोग फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं पहनते। लेकिन बीच में एक शलवार का बड़ा अच्छा ट्रेंड निकला था, वो जो धोती शलवार टाइप और बहुत ज्यादा घेर वाली, वो लेकिन वो अच्छी लगती है शॉर्ट शर्ट के साथ, शॉर्ट शर्ट के साथ। लेकिन अभी मैंने देखा कि सारी चीजें इन हैं, ऐसा है नहीं, ट्राउजर्स बहुत ज्यादा हैं, हर किसी को ट्राउजर पहनना है, शलवारें लोग प्रेफर नहीं कर रहे। आई थिंक वो स्लीक लुक भी आता है, आई थिंक आप टॉल भी लगते हैं उसमें मेरे ख्याल से, और आई थिंक इतनी ज्यादा मैनेजेबल भी है। आई थिंक पैंट्स जो होती है वो आप 3-4 चीज़ों के साथ भी, हाँ ये भी है, या ट्रू। लेकिन शेफ मुनीसा, आप ट्रेंड्स आपको पता है ख़वातीन के कपड़ों के चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल। आप क्या हर ट्रेंड चेंज पे दूल्हा भाई के पैसे सारे उड़ा देती है? बिल्कुल, हमारा राइट है उड़ाना भाई, आप लोगों को भी मशवरा दूंगी अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाया करें। हस्बैंड के पैसे होते ही उड़ाने के लिए। बिल्कुल, खुदा का खौफ गई, क्या सिखा रही हैं आप? ये इसलिए हम ये शो कर रहे हैं, आप गलत पट्टियां पड़े। मतलब भाई शौहर होते किस लिए? अपनी वाइफ्स के लिए कपड़े दिलाने के लिए और ज्वेलरी दिलाने के लिए और ये सब चीजों के लिए होते हैं, और किस लिए होते हैं? कमाते कमाते सारे बाल कम हो जाते हैं और आपके ट्रेंड खत्म नहीं हो रहे। मंसूर, TV1 के द मॉर्निंग शो की ऑडियंस को आप कितना डिस्काउंट देंगे इफ दे विजिट योर आउटलेट? If they visit my outlet after seeing the show, और मुझे शो का अगर मुझे रेफरेंस देते हैं, या एंड असफर का स्पेशली, सो या 10% ऑन द एंटायर स्टॉक। और मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? आपको फ्री है, क्योंकि फ्री है। वाह भाई वाह, देखा शादी के कपड़े बनाते हैं आप भी किसी आदमी तो जरूरी नहीं, पार्टी वेयर भी तो है, शादी के उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो पुराने भितरे पार्टी वेयर अपने अलमारी में बन के उनका क्या होगा वो देख लेंगे फिर। आपको पता है ये चीज़ सिर्फ शेफ मुनीसा नहीं, 90% ख़वातीन जो होती है माशाल्लाह वो करती है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिल रही हो। मंसूर का बहुत ही ज़बरदस्त आउटलेट है जमजमा पे, अमीना यास्मीन के नाम से। यू मस्ट गो एंड विजिट द आउटलेट। अगर आप द मॉर्निंग स्टार का नाम मेंशन करते हैं, TV1 का नाम मेंशन करते हैं, मेरा नाम मेंशन करते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आज मंसूर ने अपनी बड़ी ज़बरदस्त ब्राइडल कलेक्शन दिखाई। मंसूर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत मज़ा आया। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त TV1 का मेगा ड्रामा सीरियल है मोर महारन, जो कि मंगल को 10 मई को उसकी पहली किस्त ऑन एयर हुई। हम आपको उसका पहले प्रोमो दिखाते हैं। वापसाई चोलिस्तान के पानी पे इन जमींदारों और जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं की वजह से औरतें टोबर कुओं से खाली मटके उठाए मायूस चली जाती हैं। Where was your love इतने सालों तक? मां न कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता बीबी। अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हर शख्स आपसे डरने लगे। ख़वातीनो हज़रात, आज रात 8 बजे आप TV1 पे TV1 का मेगा ड्रामा सीरियल मोर महारन की दूसरी किस्त देखेंगे। बहुत ही शानदार ये सीरियल है। मोर महारन की जो पहली किस्त आई थी उससे जो अवाम है उनमें एक बहुत ही तजस्सुस पैदा हो गया आगे की एक साथ देखने का। एक ज़बरदस्त तजस्सुस बेदार हो गया है। चोलिस्तान के सरदार मलूक शाह कौन है, उसकी हसीन और ज़हीन बेटी रूही के क्या इरादे हैं, कैसे ख्वाब लेकर अपनी ज़मीन पर वापस आई है। एक शानदार महल और शाहाना अंदाज की मालिक रानी बीबी अलमास कौन है। 20 साल बाद लंदन से रूही वापस आने वाला उसका इकलौता बेटा सिकंदर माँ से क्यों रूठा रूठा है। बीबी का साया बनकर रहने वाला महल का खास मुलाजिम शेर आलम से सिकंदर क्यों चढ़ा रहता है। जीप रैली जीतने वाला डैशिंग बंदा कौन है। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हर आने वाली किस्त में। आज रात 8 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा मोर महारा की अगली किस्त
TV 1 पे एक बहुत शानदार सीरियल है, एक बड़ा अच्छा सोशल इशू इसमें एड्रेस किया जा रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है। इसको आप सीमा ताहिर खान ने डायरेक्ट किया है और इसके अंदर सोनिया हुसैन है, जाहिद अहमद है और समिया मुमताज़ है, बड़ी अच्छी कास्ट है। और उवैस खान ने इसको डायरेक्ट किया है, सीमा ताहिर खान ने इसको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है। ये सीरियल आज रात 8 बजे आप इसको TV 1 की स्क्रीन्स पे देखेंगे। कमिंग बैक टू द शो ख़वातीन और हज़रात, हमारा जो वेज तवा है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल, वेज तवा फ्राई बिल्कुल रेडी है। साथ में हमने कैरी की चटनी बनाई थी जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, उसको हमने कैरी की चटनी जी खट्टी है, खट्टी और बड़ी मज़े की। आप टेस्ट करें और बताएं कि हमारे व्यूज़ को कैसी है कैरी की चटनी और वेज तवा फ्राई कैसा बना है। ये इतना अच्छा लगा, यहाँ से करूँ? चले जहाँ से आपको ठीक लगे। शेफ मुनीज़ा। हाँ, ये चटनी के साथ, और ये चटनी जो है आप पराठों के साथ बना लें। पराठों के साथ आप बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ, कबाब के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के, बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। इतना वक्त लगा के ये बनाया आपने? इतने मज़े का, सीरियसली इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स सो डिलिशियस। एक तो मुझे सब्जियों की डिशेस बहुत पसंद है वैसे ही, बच्चा मुनीज़ा बहुत अच्छे बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, चटनी बहुत मज़ेदार है, थोड़ी सी स्पाइसी है। स्पाइसी अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी स्पाइसी चटनी ये इसको हमने इतना स्पाइसी नहीं करा तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। जल्दी से रेसिपी बता दें। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं। वेज तवा फ्राई की हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा मक्खन ऐड करा, 2 से 3 टेबलस्पून का, साथ थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि मक्खन जले ना। उसके अंदर हमने फ़ाइन चॉप लहसुन शामिल करा, उसको गोल्डन करा, खुशबू आने लगी तो फ़ाइन चॉप प्याज शामिल कर दी, उसको पिंक करा। उसके साथ हमने टमाटर 2 से 3 जो है फ़ाइन चॉप वो ऐड कर दिए। टमाटर को थोड़ा सा उसका पानी इवॉपरेट करा तेज़ फ्लेम पे। इसके अंदर मैंने देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, उसको पीस ले भून के और उसको यूज़ करें, उससे बड़ा अच्छे से अरोमा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर फ़ाइन चॉप गाजर, फ़ाइन चॉप शिमला मिर्च ये शामिल करी, इसको जल्दी से सौते करा। और फिर इसके अंदर मैंने 2 से 3 मैश पोटैटो यानी आलू जो है उसको बॉईल करके मैश कर लिया, वो शामिल करा, इन सबको मिक्स करा। लास्ट में मैंने बिल्कुल इसके ऊपर मक्खन दोबारा से शामिल करा, चाट मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करा, लेमन जूस 1 टेबलस्पून शामिल करा और कसूरी मेथी को मैंने हाथों में लेकर उसको रब करके ऐड करा, ताकि एक अच्छी सी खुशबू फ्लेवर इसके अंदर आए। और हमारा जो वेज तवा वेज तवा जो है वो हमारा रेडी हो गया। अच्छा, साथ साथ हमने कैरी की चटनी बनाई, उसमें हमने आधा किलो जो है वो कैरी ले ली थी। उसके अंदर मैंने काला नमक 1 टेबलस्पून शामिल करा, लहसुन के जवे 3 से 4 शामिल करे, हरा धनिया की 1 गड्डी शामिल करी, 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करी। आप कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर काला नमक शामिल करा 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, नमक हस्ब जायका शामिल करा और इन तमाम अज्जा को मैंने ब्लेंड कर लिया, ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करा। इन तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लिया और हमारी मज़ेदार सी कैरी की चटनी जो है वो तैयार हो गई। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देते रहना है। पानी पी लें। हाँ, जितना आपने एकदम से एक साथ में सब कुछ बोला है, बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए सुबह फिर आपके साथ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।